हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत दुबे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को मालूम है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मैं आप लोगों के सामने बुक रीडिंग प्रोग्राम में विपिन चंद्रा जी की जो ये किताब है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, इस किताब के एक एक चैप्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 रीड करते हैं और साथ ही साथ इनसे अलग अलग अध्यायों से बनने वाले जो संबंधित प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्रम में हमने पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय समाप्त कर लिया है और प्रेजेंट टाइम में हम लेसन नंबर 4 में है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 4 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज के ऊपर है। इसके भी कई सारे सेक्शंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कई सारे दूसरे जो अध्याय हैं उनको भी कवर करेंगे। अध्याय 4 में, जिसका की टाइटल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इसमें हम ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज, न्यायिक संगठन, कानून का शासन और कानून के सम्मुख समानता, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान किस तरीके से ब्रिटिश भारत में शासन करने की नीति को लगातार परिवर्तित कर रहे थे, उसके ऊपर हमारी सारी चर्चा हो चुकी है। आज के इस अध्याय में हम प्रयास करेंगे आपको ये समझाने का कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीति उनकी कैसी थी, साथ ही साथ लोप उपकारी जो कार्यवाहियां उन्होंने करी या फिर आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए जिस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, इसके ऊपर हमारी आज की चर्चा रहेगी। और हमेशा की तरह अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं या आज जिस पर एमसीक्यू बेस्ड है, उस एमसीक्यू को पहले समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम एमसीक्यू में प्रवेश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति से। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति में जरा जो शब्दों का इस्तेमाल है उसे आप समझिए। एक तो शब्द इसमें इस्तेमाल हो रहा है सामाजिक, ठीक है, और दूसरा शब्द इस्तेमाल हो रहा है सांस्कृतिक। जब हम सामाजिक की बात करते हैं तो ये समाज जो है वो भारतीय परिवेश के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि हम भारतीय जो समाज है उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया है उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। हालांकि इसका संबंध जो है वो जो ब्रिटिश समाज है या फिर ब्रिटिश समाज के आसपास का जो हिस्सा है, इसको आप यूरोप कह सकते हैं, उससे संबंधित भी हमको दिखाई देगा। यानी इसमें हम सामाजिक स्थितियों में भारतीय और यूरोपीय दोनों समाज का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पाएंगे। सांस्कृतिक अध्ययन की बात आती है तो संस्कृति का जन्म थोड़ा थोड़ा धर्म से होता है, थोड़ा थोड़ा समाज से होता है और थोड़ा थोड़ा शिक्षा से होता है। और जो भी रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज जिनको आप बोलते हैं, उनसे होता है, ठीक है, रिचुअल्स जिनको बोलते हैं आप। तो ये किस जगह के धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज की बात हो रही है, तो यहां पर भी आपको संदर्भ जो है वो इसी का रखना है। भारतीय सामाजिक धर्म, शिक्षा और उसके रीति रिवाज, और यूरोपीय सामाजिक धर्म, शिक्षा और उसके जो रीति रिवाज है उसका भी कंपेयर होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज का जो ये अध्याय है, इसको समझने में आपको ये समझ में आएगा कि जो वर्तमान स्थिति भारत की है और जाने अनजाने जो हम चीजों को कोसते और बताते रहते हैं, उसके पीछे किस तरीके का इतिहास गठित है या फिर उसके पीछे प्रमुख कारक क्या हैं, इनको जानने में आज आपकी सहायता हो सकती है यदि अगर आप ये अध्याय पहली बार पढ़ रहे हैं तो। 18वीं सदी की बात यहां पर करी जा रही है और 18वीं सदी के समय में अगर हम देखेंगे 18th सेंचुरी की बात करें और 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 18th और 19th सेंचुरी के समय में जो 18th सेंचुरी का मिड एरिया है वो यूरोप सहित, ब्रिटेन सहित यूरोप के अन्य भागों में औद्योगिक क्रांति का है। और औद्योगिक क्रांति के ऊपर हम अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ चुके हैं। औद्योगिक क्रांति का ये दौर है और इस औद्योगिक क्रांति के दौर के बारे में हमने पिछले अध्याय में अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसका मुख्य असर क्या है, इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ रहा है कि लोग जो है वो वैज्ञानिकवादी हो गए। वैज्ञानिकवादी क्यों हो गए हैं? क्योंकि तमाम सारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों ने विज्ञान का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से तमाम सारे उद्योग जो है वो स्टैब्लिश हो गए हैं, जिसमें न्यू इन्वेंशन जो है वो बेसिकली यूज किया जा रहा है। भाप की शक्ति का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा, कल कारखानों का एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, मशीनरी वर्क्स जो है वो तेजी से
इम्प्रोवाइज हो गए, मतलब इम्प्रोवाइज होने का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आने शुरू हो गए और काम पहले की अपेक्षा तेजी से होने लगा। औद्योगिकीकरण जो है वो शिखर पर पहुंच गया, न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि यूरोप में भी। तो अब इन सब चीजों का असर क्या हुआ? इन सब चीजों का असर बेसिकली देखा जाए तो पुरानी बांटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पुरान पूंजीवाद मनोदशा के तरीकों में बदल गए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये एक खास तरीके का स्टेटमेंट जो बुक में यूज हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहां पर पहले से लिखा है और मैंने आपको बताने का प्रयास करें कि पहले क्या होता था। औद्योगिक क्रांति से पहले जो व्यापार की नीति होती थी, उस व्यापार की नीति में दकियानूसी प्रथाएं बहुत थी। दकियानूसी प्रथाओं का मतलब क्या है? यहां पर बाटजोखी बहुत करी जाती थी, लूटमार, बाटजोखी। बाटजोखी का मतलब होता है कि तमाम सारी, जैसे कि सिंपल सी बात है कि ये वाला उद्योग हमारा रहेगा, इस पर किसी की दूसरी की मोनोपोली नहीं रहेगी, मेरी मोनोपोली रहेगी। तो एक प्रकार का उद्योग जो था उसके ऊपर एक प्रकार के लोगों का क्या था? अधिकार हो जाता था और फिर अगर किसी को उस चीज की जरूरत होती थी तो उसी से ही उसको खरीदना होता था। तो उद्योग जो है वो बटे हुए थे, इस चीज का उद्योग ये करेगा, उस चीज का उद्योग वो करेगा, उस चीज, क्योंकि उससे संबंधित संसाधन ही केवल उसके पास थे, दूसरे के पास थे ही नहीं। आधुनिकीकरण जब होना शुरू हुआ तो इस तरीके के संसाधन जो साइंटिफिकली डेवलप हुए थे वो एक समाज में तेजी से व्याप्त हो गए। तो अब केवल वो एक के पास नहीं रह गए, सबके पास रह गए। तो उस मनोदशा और तरीके को आधुनिक उद्योगवाद ने रिप्लेस कर दिया और इससे लोगों ने तेजी से पैसा कमाना शुरू किया। तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट के जन्म होने से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, यानी कि पूंजीवाद का जन्म हुआ। और पूंजीवाद जो है संपूर्ण यूरोप में फैल गया, जिसने अब भारत की ओर भी अपना मुंह फैला लिया था। तो ये एक चेंज हमको देखने को मिलता है यहां पर इस प्रारंभिक समाज में औद्योगिक क्रांति के कारण। बात सिर्फ औद्योगिक क्रांति की नहीं है, बात कुछ और चीजों की भी है कि तमाम सारी चीजें आ रही हैं। एक तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से मुख्य रूप से क्या लाभ हुआ कि पूंजीवाद का जन्म हो गया, पूंजीवाद। और जो सामंतवादी प्रथाएं थी वो थोड़ी सी समाप्त होने लगी। और सिंपल सी बात है कि जो गरीब किसान था वो भी धीरे धीरे करके अमीर होने लगा, उसके पास पैसा आ गया, वो भी बड़ा रईस हो गया। और जब पूंजीवाद हो गया तो उससे शिक्षा तेजी से बढ़ी, और जब शिक्षा तेजी से बढ़ी तो इससे अपना अधिकार पाने का जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। सामंतवादी प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हुई। तो लोग रिपब्लिक होने शुरू हो गए, स्वतंत्रता प्रेमी होना शुरू हो गए। और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे दिया। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति आई तो इस फ्रांसीसी क्रांति ने एक स्लोगन दिया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। इस स्लोगन बहुत फेमस है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम, समानता का मतलब है इक्वलिटी, और बंधुत्व का मतलब है फ्रेटर्निटी। तो फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये स्लोगन हो गया। सबको चाहिए था ना, मानववादी चीजें होनी शुरू हो गई थी। तो ये नहीं हो सकता था कि अब जो है कोई किसी को दबा सकेगा। औद्योगिक क्रांति का ये भी एक असर हुआ कि आगे फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ, स्वतंत्रता, समानता और इस तरीके की चीजें यहां पर बढ़नी शुरू हुई। और सामाजिक कई तरीके की क्रांति और सामाजिक सुधार वर्ग के लोगों का एक तेजी से उदय होना शुरू हुआ, जिसमें बेकन, लॉक, वोल्टेयर, रूसो, कॉन्ट एडम स्मिथ, बेंथम आदि का नाम लिया जा सकता है, और वुड्सवर्थ, बायरन, शैली, चार्ल्स डिकेंस आदि जो साहित्यकार हैं इनका नाम लिया सकता है। इन्होंने तेजी से, ये एक तरीके के रिफॉर्मर्स की भूमिका में आ गए। बहुत ही प्रबुद्ध विचारकों में इन लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया और समाज को अपने विचारों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब के विचार से जो ये कंट्रीज थी इनमें समाजवाद का उदय होना शुरू हुआ। ठीक है,
समाजवाद के उदय के साथ साथ अगर हम देखें तो मानवतावाद भी इसी में शुरू हुआ। मानवतावाद, विज्ञानवाद की शुरुआत हुई, विज्ञानवाद की शुरुआत हुई। तार्किकता जो है उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी चीज होगी तो लॉजिकली काम होगा, इलॉजिकली नहीं होगा। मतलब एकदम डिवाइन नेचर नहीं यहां पर आएगा, डिवाइन पावर्स जो हैं वो यहां पर नहीं आएंगी काम करने के लिए। इस तरीके की चीजों को आधार समाज ने बना लिया। तो इस तरीके से यूरोप जो है आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इन सब प्रभावी विचारकों के माध्यम से। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये 3 तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। एक तो विवेकशीलता, तर्क और विज्ञान। मतलब वो जो समाज है उसने विवेकशीलता को, तर्क को और विज्ञान को जन्म दे दिया। पहला पॉइंट तो ये हुआ। और विवेकशीलता, तर्क और विज्ञान की जगह देने से क्या हुआ? मतलब कोई भी चीज जो है अगर होगी अब, तो मैंने बताया ना इसमें जो डिवाइन पावर्स का जो इस्तेमाल लोग करते थे या उस पर बिलीव करते थे, जो ब्लाइंड फेथ होना जो शुरू होता था, ट्रेडिशनलिज्म जो होता था, रूढ़िवादिता जो होती थी, उसका स्थान धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। और जो समाज है वो आधुनिकता की ओर बढ़ गया, आधुनिकता की ओर वो बढ़ चुका। समाज में मानववाद को स्थान मिला। और मानववाद को स्थान मिलने से, मानववाद का मतलब ये हो गया कि एक मानव जो है वो जब दूसरे मानव से अपनी तुलना करेगा तो ना तो अपने आप को इस मानव से अधिक श्रेष्ठ मूल्यांकन कर सकता है और ना ही इस मानव को वो तुच्छ मूल्यांकित कर सकता है। सबके अपने अपने बराबर डिग्निटी है, सभी लोग बराबर रूप से मानव हैं। कोई किसी से श्रेष्ठ हो साबित करके दूसरे को निम्न साबित नहीं कर सकता है। इस तरीके की भावना पैदा, मतलब एक मानव जैसा है वैसा दूसरा मानव भी स्वतंत्र है, मुक्त है अपने विचारों के लिए पूरी तरीके से। ये वाले विचार आने जो है शुरू हो चुके थे। इससे व्यक्तिवाद का उदय हुआ। व्यक्तिवाद, इससे व्यक्तिवाद का उदय होने का मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कोई किसी की लाइफ का ठेकेदार नहीं है, कोई किसी की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए हकदार नहीं है। ये सब बातें शुरू हो गई। इसी मानवतावाद के कारण एक तो व्यक्तिवाद का उदय हुआ और दूसरा जो है उदारवाद भी शुरू हुआ। अब ये उदारवाद क्यों शुरू हुआ? कि जैसे हमको अपने लिए जो चीज चाहिए वही हमें बिलीव करना चाहिए कि दूसरे को भी आवश्यकता हो सकती है। अर्थात जैसे हम चाहते हैं कि हमारे प्रति कोई व्यक्ति कठोर ना हो, हमसे कोई व्यक्ति छल ना करे, हमें कोई व्यक्ति दंडित ना करे, अनर्गल, हमारे प्रति द्वेष ना रखे, हमें कोई पीछे ना करे, हमें कोई आगे बढ़ने से ना रोके, उसी प्रकार से हमें भी दूसरे के प्रति उदार रहना चाहिए। कि एक ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्रति कठोरता या सख्ती बरतें, ऐसा नहीं होगा। मानव है वो भी, तो मतलब ह्यूमैनिटी जो है उसको प्रमोट करते हुए हमें उदारवादी रहना है। और इसी मानववाद के कारण जैसे व्यक्तिवाद का जन्म हुआ और उदारवाद का जन्म हुआ, तो एक तीसरा सिस्टम भी प्रमोट हुआ जिसको कहा गया समाजवाद। समाजवाद का मतलब यह हो गया कि एक विशेष रूप से एक सोशलिज्म जो है वो यहां पर मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है। भावना जो है वो सिर्फ अपने बढ़ने की ना हो, समाज के बढ़ने की हो। अगर हम भूखे हैं तो समाज भी भूखा है, या फिर अगर हमारा पेट भर रहा है तो समाज का भी पेट भरना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं तो समाज भी आगे बढ़ना चाहिए, उस समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके की थ्योरीज जो हैं वो काम करनी शुरू हो जाती हैं। तो हमको ये देखने को मिला कि ये सब चीजें तो उदित हो रही हैं, तो सब चीजें जो है सामने आ रही हैं। तो एक तो इसमें हो गई विवेकशीलता, तर्क और विज्ञान, और उससे जन्म हुआ इन सब चीजों का, इनका जन्म हुआ। मानव प्रगति की क्षमता में आस्था होनी शुरू हो गई। बिलीव करने लगा मनुष्य, वो एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये वाला जो स्लोगन है ना, ये इसी समय ही उत्पन्न हुआ। लोगों को जरूरत पड़ी और वो प्रगति करने के लिए आगे बढ़ सकता है, बिलीव करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। ईश्वरीय कृपा होगी, ये तो किस्मत है कि हम ऐसे रह गए, ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसे हो।
तो ऐसी चीजों को किस तरीके के विचार ने ढक दिया कि मैं कर सकता हूं, ऊपर वाले ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं स्वयं डेवलप करूंगा, मैं स्वयं आगे बढ़ूंगा। ऐसे वाले विचार जो है सामने आने शुरू हो गए, जो लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना शुरू करते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक विचार जो अभी तक मैंने आपको बताया, इन सभी विचारों को नया चिंतन कहा गया। क्या कहा गया? नया चिंतन। नया चिंतन का मतलब हो गया न्यू थ्योरी है, ये एक प्रकार की न्यू थ्योरीज जो हैं वो यहां पर डेवलप में आनी शुरू हो जाती है, नया चिंतन। और जब नया चिंतन आना शुरू हुआ तो इसने किसको रिप्लेस करना चाहा? जो पुराने विचार थे। पुराने विचार यानी कि आप इसको रूढ़िवादी विचार बोल सकते हैं। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब समझते हैं ना, ट्रेडिशनलिज्म जिसको बोलते हैं आप, जो समय से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, उसको रिप्लेस करने का प्रयास किया। और आपको मालूम ही है, यहां पर इसको आप वैज्ञानिक नियम कह लीजिए या कोई भी नियम, कोई भी एक चीज जब दूसरी चीज को रिप्लेस करती है तो पहली चीज दूसरी चीज को का विरोध करती ही करती है। अर्थात जब समाज में नए चिंतन ने अपने पांव पसारने शुरू किए तो रूढ़िवादी विचारधारा ने उसको रोकने का भी प्रयास किया। अब ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इसमें आप सिर्फ यूरोप को ही अपने दिमाग में मत बैठाइए, क्योंकि ये भारत से भी संबंधित हैं और भारत से संबंध अभी आगे हो जाएगा इनका, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको ये सुनने में कि ये सही है कि रूढ़िवादी विचारों को हटाया जा रहा है और नए प्रबुद्ध विचारों का जन्म हो रहा है, और अब इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, भारत भी एडवांस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये जो शुद्धिकरण हो रहा है, ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये यूरोप में हो रहे हैं। यूरोप के मानव दूसरे मानव के प्रति मानववादी विचारधारा को रखने के लिए तो सहमत हैं, लेकिन अभी यही यूरोप के मानववादी विचारधारा के लोग जब भारत के मानवों के पास आएंगे तो सोचेंगे कि क्या इन मानवों के साथ में भी क्या मानवतावादी विचार होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पर अंग्रेजों का क्या विचार रहा होगा? क्या उन्होंने भारत में भी आकर के ह्यूमनिज्म को कंटिन्यू किया होगा या कंटिन्यू करने में कोई हिचक नहीं रखी होगी, या फिर भारत में भी उसी तरीके की सोशलिज्म को प्रमोट करना चाह रहे होंगे? इस पर आपका क्या विचार है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं। तो नए चिंतन और पुराने दृष्टिकोण में टकराव इस तरीके से होने शुरू हो गए। पुराना चिंतन जो कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो ये देखना चाहता था कि जो भारतीय परंपरा है, अगर हम उसे नए चिंतन के अनुसार बदल देंगे तो भारत में भी रिफॉर्म आ जाएगा, भारत में भी लोग पढ़े लिखे होने लगेंगे, और भारत में यदि अगर समाजवाद बढ़ गया और उस समाज में यदि अगर ब्रिटिश उपनिवेश रहा तो वो ब्रिटिश उपनिवेश कहां कहलाएगा? वो तो ब्रिटिश भारत या भारतीय ब्रिटिश कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें समाज का ध्यान रखना पड़ेगा और वो समाज भारतीय समाज है, वो यूरोपियन समाज नहीं है। तो इन लोगों ने तेजी से क्या करना शुरू किया, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, एडमंड बर्क हैं, इन लोगों ने तेजी से क्रिटिसाइज करना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका यह भी विचार था कि आपको लगता है कि भारत का जो पुराना चिंतन है वो आपके नए चिंतन से कम स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है। भारत का प्राचीन चिंतन भी, भले ही यूरोप टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहा हो, लेकिन भारत का प्राचीन चिंतन जो है वो भी आज के यूरोप के आधुनिक चिंतन से अधिक ठीक था। इस बात के ये लोग समर्थक भी थे मन ही मन कहीं। पर दिक्कत तो वही है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। सामने आके एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर बुराई नहीं हो जाएगी। और आप देखिए, भारतीय दर्शनवाद में तो पहले से ही समाजवाद के सिद्धांत मौजूद थे। भारतीय दर्शन में तो पहले से ही मानवतावाद सन्निहित थे। भारतीय दर्शन में तो पहले से ही विज्ञानवाद व्याप्त है, नागार्जुन के नाम से अगर देखा जाए तो ये कोई नई चीज लेके नहीं आने वाले थे। और इसके बारे में इनको भी जानकारी। दिक्कत ये थी कि हम लोग सैचुरेट हो चुके थे और ये अभी प्रगति कर रहे थे। इस बात का अंतर दिल में तो ये महसूस करते थे, लेकिन मुंह पर नहीं लेकर के आना चाहते थे, वरना भारत इनके ऊपर तुरंत कमांड कर लेता, पर कि ये भारत को कमांड करना चाहते थे। इस तरीके से नए चिंतन द्वारा भारतीय सभ्यता की कई तरह से कड़ी तरीके से निंदा की गई। लेकिन इस निंदा में
जो अंग्रेज थे उनमें से कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो ईमानदारी से भारत के प्रति, जो भारत को रौंदने की ये जो परंपरा लेकर के आ रहे थे, इस रौंदने की परंपरा से आधुनिकीकरण के द्वारा प्राचीनीकरण जो भारत का था उसको समाप्त करने की जो परंपरा लेकर के आ रहे थे, उससे सहमत नहीं थे। ऐसे अंग्रेज जो भारत को भी एक व्यक्ति के तौर पर देखते थे, एक समाज के तौर पर देखते थे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ऐसे ब्रिटिशर्स जो तार्किक रूप से जो आधुनिक तो हो गए थे, लेकिन उस आधुनिकता में इतने अंधे नहीं हुए थे कि वो भारतीय समाज को बर्बाद करना चाहते हो। ऐसे ब्रिटिशर्स को, ऐसे सुधारवादी ब्रिटिशर्स को रेडिकल्स कहा गया। ऐसे सुधारवादी अंग्रेजों को क्या कहा गया? रेडिकल्स कहा गया। और इन रेडिकल्स ने भारत में होने वाले इन परिवर्तनों को रोकने का पूरा प्रयास किया, या फिर अगर किसी प्रकार के परिवर्तन लाने थे तो रैपिड चेंजेस लाने के बजाय धीरे धीरे चेंजेस लाने के ये पक्षधर थे। और वो चेंजेस भी भारतीय समाज को बर्बाद ना करते हों, इस बात का वो ध्यान रखने वाले अंग्रेजों में से थे। लेकिन ऐसे अंग्रेजों की संख्या दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। तो उन पर जो दूसरे जो लोग थे वो हावी हो गए। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि जो ये मानवतावाद जो भारत में आया, ये ह्यूमनिज्म जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उस ह्यूमनिज्म ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। हालांकि कुछ फील्ड्स में चेंजेस देखने को मिले, कुछ लोक हितकारी जो परंपराएं हैं उसको लेकर के आए और लोक में यानी समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उसको समाप्त करने के ऊपर थोड़ा सा काम किया। उनमें में से एक आपको सती प्रथा दिखती है। ऐसा नहीं है कि सती प्रथा पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही आकर के भारत में समाप्त करी, ऐसा नहीं है। इससे पहले अकबर भी ये काम कर चुका था। इसके पहले मराठा और पेशवा जो लोग थे ये भी ये काम कर चुके थे। इसके पहले औरंगजेब भी ये काम कर चुका था, लेकिन ये सब लोग उतने सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि समाज ने खुलकर के विरोध किया था कि ये हमारे रीति रिवाज हैं, इसमें बीच में टांग मत अड़ाइए। और रीति रिवाजों को चेंज करना ये किसी के आसान से बस की बात नहीं होती है। लेकिन इस संदर्भ में अगर हम बेंटिंग की बड़ाई करें तो कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का जब 1829 में अंत करना चाहा तो वो इसमें सफल भी हुआ। सती प्रथा को इसने गैर कानूनी साबित कर दिया। सती प्रथा क्या हो जाएगी? गैर कानूनी होगी, गैर कानूनी प्रथा घोषित कर दिया। इसका प्रभाव धीरे धीरे ये हुआ कि सती प्रथा समाप्त हुआ। लेकिन ये अकेले ही इसमें हिम्मत दिखा करके समाप्त कर दिया हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि भारत में जो सुधारवादी लोग थे, जिन्होंने पाश्चात्य सुधारवादी सिद्धांत को एक्सेप्ट करने की पैरवी की, जिनमें से एक नाम आपको राजा राम मोहन राय जी का भी दिखाई देगा, इन तरह के जो रिफॉर्मर्स थे, इनका जब सहयोग मिला लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, तब जाकर के वो इस तरीके की सती प्रथा को अंत कर पाया। इसके अलावा भारत में शिशु हत्या बहुत हुआ करती थी, खासकर उसमें भी कन्या की हत्या। और ये जो थोड़े बहुत राजपूताना इलाके थे उसमें ये थोड़े ज्यादा व्याप्त था, अगर हम रेफरेंस देते हैं विपिन चंद्रा जी की किताब का। तो उन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी हो गया। अब उसमें तमाम सारी कुरीतियां थी कि लड़ाइयां बहुत होती थी, युद्ध बहुत होते थे, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जरूरत जो होती थी वो पुरुष वर्ग की होती थी, क्योंकि ये लड़के थे, ये लड़ते थे, ये युद्ध करते थे, ये वीर थे। समाज को जरूरत थी। इसके अलावा जो दहेज प्रथा है उसका भी व्यापक रूप से प्रचार हो चुका था, तो उसके कारण भी ये जो शिशु हत्याएं होती थी, स्त्रियों की या जो कन्या हत्या होती थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो इस तरीके की चीजों को रोकने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने किया। 1802 तक
इस पर कानून बनाए जा चुके थे लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक आए तो इन्होंने इस पर अच्छे सख्त कानून बना करके इसे लागू भी कराया और आगे लॉर्ड हार्डिंग ने भी इस पर अच्छा काम किया। ये दो तरीके की कुरीतियां हो गई। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो गोंड जनजाति में नर बलि दी जाती थी, व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो प्रैक्टिस थी, इस प्रैक्टिस को भी बंद कराया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। साथ ही साथ 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जैसे कुछ रिफॉर्म्स जो लेकर के आए गए थे, इसमें भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स का सहयोग प्राप्त हुआ और इस चीज को भी लागू करना शुरू हुआ। वरना स्त्रियों की दशा इतनी खराब थी कि अगर एक बार उसका पति मर जाए तो स्त्री लूट का विषय बन जाती थी। मतलब बोलते हैं ना, वो सड़क पे पड़ा हुआ रुपया किसी का भी होता है, उसका कोई वारिस नहीं होता। स्त्रियों की ऐसी दशा हो चुकी थी, खासकर तब जब वो विधवा हो जाती थी। उनको न ससुराल रख रहा है न मायका रख रहा है, वो बेचारी मतलब इसी तरीके से हे दृष्टि से देखी जाती थी, किसी तरह वो अपना अस्तित्व बचाती थी। तो ऐसे लोगों को सुरक्षित करने के लिए उसे जरूरत होती थी कि उसे कोई दूसरा भी अपना सके, इसलिए विडो रीमैरिज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और जो सक्सेसफुल भी रहा। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स का काफी कह सकते हैं कि सहयोग भी रहा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हुए थे इससे भारत के समाज पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ी थी। बहुत बड़े सोशल कह सकते हैं कि इंपैक्ट वाली चीजें नहीं थी। सोशल इंपैक्ट वाली चीजें तो तब हो सकती थी जब भारत की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाता होता। ये जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, ये सामाजिक कुप्रथाएं कुप्रथा समाप्त करने से समाप्त नहीं होने वाली थी, या इसके खिलाफ कानून बना देने से प्रथाएं समाप्त नहीं होती। ये प्रथाएं समाप्त होती यदि भारत को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाता। तो क्या अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए भी कोई कदम उठाया, इसको भी जानना आवश्यक हो गया। तो जब हम आधुनिक शिक्षा का प्रसार देखेंगे तो जब भारत में ये यूरोपीय व्यापारी के रूप में आए तो इन्होंने बहुत ही जल्द ये भांप लिया कि हम यहां पर अधिकारी भी बन सकते हैं। और जब ये प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इंट्रोड्यूस होने लगे, जब इन्होंने अपनी कोठियां यहां पर एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये सब चीजों को जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तब जाकर के आगे ये हुआ कि भाई हमें यहां पर कुछ सामाजिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, यूरोपीय पद्धति को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर यूरोपीय पद्धति को इंट्रोड्यूस करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जरूरत पड़ती। और अगर अपने इनिशियल स्टेज में अगर ये यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश कर देते तो उस समय भारत इतने मजबूत थे, या भारतीय इतने मजबूत थे कि वो इन्हें आगे बढ़ने से पहले रोक देते। क्योंकि शिक्षा को तो हम धर्म के तरह से देखते थे, और था ही, धार्मिक शिक्षाएं होती थी पहले, चाहे वो मुस्लिम्स की हो चाहे वो हिंदूज की हो। बेसिकली हिंदू और मुस्लिम दो ही थे ज्यादातर उस समय। तो ये तो प्रबल विरोध देखने को मिलता है। इसलिए सिंपैथिकली के अगर देखा जाए तो इन्होंने स्टेप्स आगे बढ़ाए, जिसमें पहला सुधार आपको ये देखने को मिलता है कि कलकत्ता में मदरसा वगैरह एस्टैब्लिश किया गया, जिससे मुस्लिम शिक्षा और उसके कानून का इंट्रोडक्शन हो सके। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ये किया, और 1791 में जोनाथन डंकन्स ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यालय के एस्टैब्लिशमेंट किया, संस्कृत स्कूल खोला हिंदू कानून के लिए, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम्स की सिंपैथी तो मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम शिक्षा के प्रसार में प्रवेश कर जाएंगे तो आगे चल करके अगर ये चीज वो एक्सेप्ट कर, इसी कहते हैं एहसान के बदले अपना काम करवाना, तो आगे चल करके हम वो भी कर लेंगे, ऐसा कुछ विचार लेकर के लोग आए। 1813 का चार्टर जब आया तो ये कहा गया कि भारत में भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए, और भारतीय शिक्षा मूल रूप से उस समय हिंदू और मुस्लिम वाली ही थी, भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश दिए गए। लेकिन 1813 से लेकर के 1823 आ गया, लेकिन वो यही नहीं सोच पाए कि कैसे खर्चा करें इसको और कहां खर्चा करें। इनफैक्ट इस सोच ने कई सारे विचार जो है आपस में इनके लिए प्रकट कर दिए कि ये जो पैसा है 1 लाख रुपया, ये जो पैसा है 1 लाख रुपया,
इस 1,00,000 रुपए को कहां खर्च करें, या कि इसको आधुनिक पाश्चात्य अध्ययन हेतु खर्च किया जाए। लेकिन अगर ऐसा करते तो तीव्र विरोध देखने को मिलता, क्योंकि पैसा जो आया था वो भारतीय शिक्षा के प्रमोट के लिए आया था, और अगर आप उसे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए लगा लेते तो विरोध तो तय था। तो फिर ये विचार आया कि कुछ लोगों का ये मानना था कि इस रुपए को ऐसी जगह पर खर्च करिए जिससे लोगों को नौकरियां मिलें, और उस नौकरी को पाने के लिए शिक्षा जरूरी हो, और वो शिक्षा जो है वो पाश्चात्य हो थोड़ी तो ज्यादा ठीक है। तो ये भी ले दे करके पहली जैसी ही बात थी, तो इसका भी विरोध होना तय हुआ। वास्तविक रूप में इन लोगों को कंफ्यूजन इस बात का था कि अगर हम भारतीय शिक्षा भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों का यह कहना था कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही रखो, लेकिन उसमें शिक्षा का माध्यम जो है वो इंग्लिश रखो। तो लोगों ने कहा कि अगर यही होगा तो फिर फायदा ही क्या है। लेकिन इस चीज को मानने वाले तमाम सारे अंग्रेज थे, और कुछ लोगों का कहना यह था एज अ सब्जेक्ट जो है आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दो और बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने दीजिए। तो जब सारी चीजें वही पढ़नी थी, हमको भारतीयों वाली पढ़नी थी, तो इनकी इंग्लिश को कौन पढ़ता। लेकिन अगर इस तरीके से इंग्लिश चीजें या वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं होता तो पूरा का पूरा पैसा तो ये भारतीयों की खर्चे पे लगाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत इन द सेंस मतलब ये तो प्रॉफिट चाहते हैं ना, हर क्षेत्र में अपना देखना चाहते हैं। तो ये विवाद काफी दिन तक बना रहा कि अध्ययन का विषय के लिए इसको खर्चा किया जाए या माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए, कौन सा क्या किया जाए। ये डिस्प्यूट्स जो है वो चलते ही रहे, और फाइनली ये डिस्प्यूट जो है 1835 में तब जाके समाप्त हुआ जब शिक्षा के ऊपर एक पूरा एक पैनल बना, जिसमें लॉर्ड मैकाले जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो ये पैनल बना, इसमें अंततोगत्वा क्या रिजल्ट निकला कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। फोर्सफुली इस चीज को लागू कर दिया गया। 1813 के बाद में 1833 का भी चार्टर एक्ट आया, लेकिन 1813 वाला रुपया कहां गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। 1835 में 1833 के चार्टर के दौरान ही 1835 में एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। नहीं, भारत में कोई भी शिक्षा हो, चाहे वो इंडियन एजुकेशन हो चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन हो, उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश होगा, ये चीज तय कर देगी। तो भारत में अंग्रेजी का जनक इसीलिए लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और ये जो मॉन्टेसरी स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो आप पढ़ रहे हैं, इस पद्धति को शुरुआत ये यहीं से हो रही है। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, हिंदी मीडियम वाले अंदर से अंदर सोच रहे हैं अच्छा यही था लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी लेकर के आए, यही हम लोग का जीवन बर्बाद किया है, कह सकते हैं। तो ये भारतीय शिक्षा को प्रमोट करने के लिए नहीं था, या फिर भारतीय शिक्षा को वेस्टर्न जैसा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर में इनको डेवलप नहीं करेंगे तो इंडिया हमारी बात कैसे महसूस करेगा। कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स का कहना था कि अगर इंडिया के ऊपर राज करना है या किसी भी कंट्री के ऊपर राज करना है तो दो में से एक काम करना पड़ेगा, और ये आपके लिए भी है। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, यहां पर तो ये जीत करके गुलाम बनाना चाहते थे, हमेशा जीत करके गुलाम ही बनाया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत सारे राजाओं को जीता, लेकिन जीत करके गुलाम नहीं बनाया, एक संगठित भारत बनाया। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन ये तो ब्रिटिशर्स को नहीं करना था, भारत के तो थे नहीं। तो मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को भी जीतना चाहते हैं, गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो दो में से एक काम करिए, या तो उसकी भाषा सीख लीजिए या तो उसको अपनी भाषा सिखा दीजिए। तो ब्रिटिशर्स को ये नियम अच्छी तरीके से मालूम था, इसलिए वो हमारी भाषा सीखने से तो रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाषाएं इतनी सारी थी, कोई एक भाषा होती तो शायद वो सीख भी लेते। हमारे यहाँ तो इतनी भाषाएं थी, कोस कोस पे भाषा बदल जा रही थी। तो यही था कि जब इतनी सारी भाषाएं ये लोग जानते ही हैं तो एक भाषा इन्हें और सिखा दो। तो अंग्रेजी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और अब दिक्कत ये आई कि अगर हम इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम लेकर के आएंगे तो शिक्षा पे जो खर्च होगा वो तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि एकदम न्यू इंट्रोडक्शन है एक तरीके का।
तो ये भी एक सिस्टम बनाया गया कि एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना है, वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो एक ऐसे सोसाइटी वर्ग को चुनो, लॉर्ड मैकाले कहता था हम इस तरीके के चेंजेस लाना चाहते हैं और इस तरीके के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं जो हमारे लिए द्विभाषीय का काम कर सके, ट्रांसलेटर का। तो ये शिक्षा का खर्च कैसे कम किया गया, उसके लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोला गया डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। अधोगामी मतलब नीचे जाने वाला, निस्यंदन मतलब छन करके, थ्योरी छन करके नीचे जाने वाला सिद्धांत। तो समाज में इतना बड़ा समाज है भारतीय, तो इसमें से जो बड़े बड़े वर्ग के जो लोग हैं, धनाढ्य लोग जो हैं, उनको आप शिक्षित कर दो। समाज को शिक्षित करने के लिए वैसे तो अगर देखा जाए तो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए थी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, इसमें आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर देते तो सभी लोग इंग्लिश पढ़ लेते, लेकिन इसका खर्चा बहुत बड़ा आने वाला था। या कि आप इंग्लिश स्कूल अलग से खोलते, ये तो बहुत ही बड़े खर्चे का विषय था, इतने सारे समाज के लिए खर्च। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश स्कूल खोले, लेकिन सबके लिए नहीं, बड़े वर्ग के लोगों के लिए, बड़े भारतीय वर्ग के जो लोग थे उनके लिए, और उन्हें इंग्लिश सिखाई, और इस उम्मीद के साथ कि ये अल्टीमेटली अपने समाज को इंग्लिश सिखाएंगे। अगर ये पढ़ लेंगे तो ये दूसरों को भी सिखा देंगे, और वो अपने ट्रेडिशनल पॉइंट से सिखाएंगे। तो उसके लिए ऐसा हुआ भी। जैसे मैं संपत्ति वर्ग का था, बड़े वर्ग का था, तो मैंने पढ़ लिया, अब मेरे समाज में जो लोग जुड़े थे तो उनको धीरे धीरे मैं शिक्षित करने लगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। फिर इंग्लिश मैगजीन आना, वेस्टर्न कल्चर्स के तमाम सारी चीजें जो हैं वो आना शुरू हो गई, तो उसके माध्यम से लोगों ने सीखना शुरू किया। तो इसीलिए यही कारण है कि आज जो भारतीयों को इंग्लिश आती है, वो मतलब या तो थ्रू आउट वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जब तब तो इंग्लिश बड़ी परफेक्ट होती है, तब वो इस वर्ग के लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश परफेक्ट है। और जो इनके प्रभाव में आकर के, आज भी ये डबल फिल्ट्रेशन सिस्टम चलता है, इनके प्रभाव में आकर के कुछ लोग सीख लेते हैं, क्योंकि इनसे बातचीत करना जरूरी होता है, तो उनकी इंग्लिश वैसी ही हो जाती है कि वो तो ऐसे कोई रेगुलर सोर्स से नहीं पढ़ा है, तो रेगुलर अच्छी नहीं है इंग्लिश। मैं यहां पर किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो जब इंग्लिश ठीक नहीं है तो ठीक से पढ़ी नहीं है। पढ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहां आज भी ये सिद्धांत कार्य करता है कहीं ना कहीं, और इसी सिद्धांत को दूर करने की आवश्यकता है, या कि इंग्लिश को हटा ही दिया जाए एज ए लैंग्वेज। वैसे भी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में ब्रिटिशर्स की अंग्रेजी है नहीं। तो ये तो आगे वाले समाज में क्या होगा ये तो आप ही तय करेंगे, आप ही प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के, तो आप तय करिएगा। लेकिन अभी तक तो यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी जो है वो काम है, लेकिन इससे खर्च भी कम हो गया, और जिनको वो शिक्षित करना चाहते थे वो शिक्षित भी हो गए, और जिनको थोड़ा, अब जो छोटे वर्ग की नौकरी पाना चाहते उन्हें ज्यादा अंग्रेजी आ जाती तो ज्यादा पढ़ लेते, तो फिर वो छोटी नौकरी कहाँ करते, ये भी तो बात थी। इसलिए वो तो चाहते ही थे कि समाज का कुछ वर्ग ऐसा हो जिसको सिर्फ इतनी सी अंग्रेजी आ जाए, यस सर नो सर कर सके वो एटलीस्ट। तो वैसा भी एक समाज डेवलप इसने किया, लॉर्ड मैकाले ने। दुर्भाग्य से ये सब चीज आज भी हमारे यहां है। 1854 में जो भारतीय मंत्री थे, या भारत मंत्री जो थे, जिसको सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट बोला जाता था, इसको साधारण तौर पे आप भारत मंत्री कह सकते हैं, उनके द्वारा एक विशेष रूप से एक एजुकेशन डिस्पैच जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और इस एजुकेशन डिस्पैच की खासियत क्या थी कि ये जो काम हो रहा था ना पीछे, ये वाला, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसने इसको रिमूव करने का काम किया। लेकिन ये रिमूवल सिर्फ कागजी तौर पर हुआ, मानसिक तौर पर तो अभी भी यही चल रहा था। तो इस डिस्पैच ने कहा कि आपको बड़े बड़े स्कूल्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, तो इन्होंने कर दिया 3 जगह। जब इन 3 जगहों की बात आएगी तो ज्यादातर वही 3 जगह होती हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश हो गए। और ये एस्टैब्लिशमेंट
मतलब जो हुआ, इससे लाभ किसको होने वाला था? फिर वही बात थी, बड़े वर्ग के लोगों को, क्योंकि यहां पर अब एजुकेशन के लिए शुल्क लगने लगा। जब शुल्क लगने लगा तो एजुकेशन क्या हो गया? महंगा हो गया। और जब महंगा हो गया तो अपने आप फिल्टर लग गया। ये फिल्टर लगाया नहीं गया था इस बार कागजी तौर पर, ये मना किसी को नहीं था कि तुम आकर के ना पढ़ ले, मना था कि उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ेंगे। अब मना नहीं किसी के लिए, अब जो आएगा वो पैसा देगा, पैसा है तो आप पढ़ो। तो फिल्ट्रेशन तो लगी गया ना ऑटोमेटिक। ऐसे बेवकूफ बनाते थे इंग्लिश हम लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हुआ। अब इसके लिए आप चाहे वाहवाही कर लीजिए कि अरे वाह, भारत में इन्होंने विश्वविद्यालय स्टैब्लिश कर दिए हैं, यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश कर दी हैं, चाहे पीठ थपथपा लीजिए, या फिर इसके पीछे छुपा जो रहस्य था कि एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन आ भी जाए और इसे कोई जो है मतलब इसके लिए हमें विशेष खर्चा भी ना करना पड़े, ये दोनों चीजें हो जाएं। साथ ही साथ 1844 में यहां पर एक घोषणा की गई, यहां पर एक सरकारी घोषणा आई। 1844 तक एक सरकारी घोषणा, इस प्रकार की घोषणा हो रही है जिसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रमोट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया, खत्म नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करके भारतीय परंपरागत जो शिक्षा थी उसका अंत हो गया, और इस अंत पर मोहर जो है इस घोषणा ने लगा दी। अब वेस्टर्न एजुकेशन ही एजुकेशन का मीडियम होगा, किसी को पढ़ना है तो इसी में पढ़ेगा। तो कितनी बड़ी बात हो रही है, राइट? तो ये अंत हो गया। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जरा साक्षर आपको देखने में लग रहा होगा अरे वाह 1911 में 94% लिखा है, सर ने कुछ गलत लिख दिया है क्या? 1921 में 92% लिखा है, ऐसा नहीं है। 1821 से लेकर के 1921 तक की लिटरेसी रेट में इस तरीके की जो चीजें आई हैं एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ भी खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको, 1% का भी। ये डेवलपमेंट हुआ था पिछले 100 सालों में। और इतना ही नहीं, 1911 में केवल 6% लोग ही लिटरेट थे, शिक्षित थे, अर्थात 94% लोग अशिक्षित थे भारत में 1911 में। और इस एजुकेशन ने कितना काम किया है ये आपको दिख ही रहा है कि 1921 यानी कि एक दशक के अंतर्गत 1921 में अगर देखा जाए तो 2% लिटरेसी रेट बढ़ा है, यानी कि 92% भारतीय अभी भी क्या है? अशिक्षित। तो आप समझ ही सकते होंगे कितना तेजी से वर्क हुआ है। और इस एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट ये निकला कि कुछ चीजें डेवलप हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 1857 में 3 मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हो गए थे। और ये कहां एस्टैब्लिश हुए थे? वहीं कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, और वो कहां था? ये केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो था ये था आईआईटी रुड़की। ये कहां था? आईआईटी रुड़की। ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में स्त्रियां कहां थी, लड़कियां कहां थी? कहीं नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। 2% शिक्षा स्त्री शिक्षा का दर है 1921 में, 2%। 100 में से 2 लड़कियां। एक डेटा यहां पर लिखा हुआ है, 490 छात्राएं बंगाल की प्रेसिडेंसी की हाई स्कूल की 4 उच्चतर क्लासेस में पढ़ती थी। ये एजुकेशन रेट है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों रहा होगा? 1921 में स्त्री शिक्षा दर इतनी कम क्यों थी? कारण था कि भारतीय शिक्षित क्यों हो रहे थे। और जब भारतीय की बात करी जा रही तो भारतीय पुरुष को शिक्षित होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यही वो लोग थे। देखिए, समाज जो है वो पुरुषवादी था। समाज कैसा था? पुरुषवादी था। पुरुषवादी समाज होने का मतलब क्या है? पुरुषवादी समाज होने का मतलब यह है, वही पैट्रियर्कल है
मतलब हम बदल भी रहे हैं, लेकिन पैट्रियर्कली बदल रहे हैं, मैट्रियर्कली नहीं बदल रहे हैं। तो मानव शिक्षा में पुरुष शिक्षा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यही नौकरी करेंगे, और नौकरी कहां करेंगे? सरकारी। और सरकारी नौकरी का क्या महत्व है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, थोड़ी सी ही सही, पर अंग्रेजी आएगी, तभी आपको नौकरी मिल सकती थी। 1844 तक तो ये नियम आ चुका था। तो स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो स्त्रियों को, स्वाभाविक तौर पर जो स्त्रियां थी उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, इनको नौकरी नहीं मिलती थी, और इसीलिए उनको शिक्षित करना भी जरूरी नहीं था। और जब शिक्षित करना जरूरी नहीं था तो ये लिटरेसी रेट तो ये रहेगा ही। 2% तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर तो। और ये 2% लिटरेसी रेट वो भी बड़े घर की लड़कियों के लिए है। ये कोई समाज सुधारक स्त्रियां नहीं है, या फिर समाज ने इनको सुधार करके आगे आने का अवसर नहीं दिया है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इन ब्रिटिशर्स के द्वारा ओवरऑल जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हो या फिर इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाने वाला ये जो सामाजिक सुधार है, ये सिर्फ उनकी अपनी आवश्यकताओं के लिए था। उसके लिए मजबूरी में वो भारत को उतना ही शिक्षित करते थे। अच्छा, शिक्षित करने में भी कंट्रोल, रेगुलेटर लगा हुआ था, इससे ज्यादा शिक्षित नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे ऊपर ही रूल करने लगेंगे भाई। तो बहुत ही कह सकते हैं कि माइन्यूटली जो है इस तरीके के काम किए जाते थे, सोच समझ करके इस तरीके के काम किए जाते थे, जल्दीबाजी ना हो। और इन सब चीजों के पीछे एक और काम भी था, ईसाई धर्म का प्रचार भी, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार होना जरूरी था। क्योंकि ईसाईयत तो बढ़ने से लैंग्वेज आराम से इंट्रोड्यूस की जा सकती थी, और ये इसीलिए उस वर्ग को टटोलना शुरू कर देते हैं जो ईसाई धर्म को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता था। खास करके जो पिछड़ा हुआ भारतीय समाज था वो इसकी तरफ तेजी से मोटिवेट हो सकता था, क्योंकि उस पिछड़े हुए समाज को भारतीय समाज ने ही पिछड़ा बनाया था, ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया था। तो वो तो उससे निकलना ही चाहते थे, और इसी का फायदा भी अंग्रेजों ने उठाना शुरू कर दिया था। तो ये है ओवरऑल पूरे चैप्टर का आपके लिए जो एनालिसिस था वो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं पूरा का पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अंत में एक छोटा सा फैक्ट जोड़ना चाहता हूं। 1886 तक 47 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। 47 करोड़ रुपीस में से केवल 1 करोड़ रुपए ही शिक्षा के ऊपर खर्चा किया गया, और वो भी भारतीय शिक्षा के नाम पर। इसमें जैसे कि जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भारतीय नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मूल रूप से यूरोपीय लोग ही पढ़ रहे हैं, यूरोपीय। ये आप समझ लीजिए बात को। तो भारतीय शिक्षा के नाम पर खुद ही खर्चा कर रहे हैं, हमारे ही रेवेन्यू से अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए खर्चा करो, तुम्हारे यहां तो स्टैब्लिश किया है, अरे आईआईटी तुम्हारे यहां बनवाई है नाम ने, तो ये कह रहे हैं वो। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है, और हम इस चीज को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बड़ी बात तो ये भी है। तो ये है पूरे ओवरऑल इस चैप्टर का जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब इसी के ऊपर बेस जो है वो एमसीक्यूज हम लोग आगे देखेंगे।